देन फ्रेंड्स वंस अगेन वेलकम बैक टू योर ओन फेवरेट चैनल मिकी क्लासेस। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं उत्तर प्रदेश लेखपाल 2022 का जो एग्ज़ाम होने वाला है आप लोगों का। ठीक है, उसके लिए मैंने टोटल 10 प्रैक्टिस सेट आप लोगों के लिए तैयार किया है। ठीक है, जिसमें हमने ग्रामीण परिवेश के जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आप लोगों के यूपी लेखपाल के एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं और आगामी जो आप लोगों का लेखपाल का एग्ज़ाम होने वाला है उसमें जो पूछे जाने की संभावना है जिन क्वेश्चनों को, तो उन्हीं सारे क्वेश्चनों को मैंने इस 10 प्रैक्टिस सेट में संग्रहित किया है। ठीक है, जिससे आप लोगों को जो आप लोगों का लेखपाल का एग्ज़ाम हो उसके पहले आप लोगों का ग्रामीण परिवेश जो है ना वो पूरी तरीके से तैयार हो सके, इसलिए मैं ये 10 प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूँ। तो ये 10 प्रैक्टिस सेट जो हैं आप लोगों के अलग अलग 10 वीडियो में बनेगा। तो यहाँ पर प्रैक्टिस सेट 1 में आज के इस वीडियो में सॉल्व करवाऊँगा प्रैक्टिस सेट 1 को, जिसमें 25 क्वेश्चन को मैंने लिया है जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्त आप लोग कॉपी पेन लेकर बैठिएगा और अपना नंबरिंग करते हुए चलिएगा कि आप लोगों का कितना क्वेश्चन जो है वो सही हो रहा है, और वीडियो के लास्ट में आप लोग बताइएगा कमेंट में कि आप लोगों का कितना क्वेश्चन सही हुआ है। ठीक है, तो मैं बता दूं ये सारे क्वेश्चन आप लोगों के सिलेबस पर आधारित है। सिलेबस जितने जो यूपी लेखपाल का सिलेबस है उसी पर आधारित ये सारे प्रश्न हैं। ठीक है, तो इस बार दोस्त ये 10 प्रैक्टिस सेट अगर आप लोग सॉल्व कर लेते हो तो आप लोगों का काफ़ी हद तक जो है ग्रामीण परिवेश का जो सेक्शन है वो तैयार हो सकेगा और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और इससे आप लोगों को पता भी चलेगा कि आप लोगों की कितनी तैयारी है यूपी लेखपाल के एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, ग्रामीण परिवेश से। तो इस बार दोस्त लेखपाल की नौकरी जो है ना अपने हाथ अपने मुट्ठी में लेनी है। ठीक है, उसको छोड़ना नहीं है, उसको जाने नहीं देना है। तो दोस्त आप लोग तैयारी एकदम ज़ोरों शोरों से करिए, और ये जो सारी 10 प्रैक्टिस सेट मैं करवाने जा रहा हूँ इसको डेली आप लोग प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करिएगा। वैसे मैं इसका PDF में आप लोगों को टेलीग्राम लिंक दे दूँगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप लोग जाके डाउनलोड कर सकते हो। ओके, तो चलिए एक एक करके देखते हैं। तो यहाँ पर दोस्त जो पहला क्वेश्चन है आप लोगों का ये रहा आप लोगों के सामने। तो दोस्त यहाँ पर पहला क्वेश्चन आप लोगों का स्क्रीन पर है। ठीक है, यहाँ पर दिया है उत्तर प्रदेश कृषि निर्यात नीति 2019 का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो फर्स्ट ऑप्शन मैं पढ़ दे रहा हूँ, यहाँ पर किसानों की आय में वृद्धि करना है, और एंड सेकंड ऑप्शन है कृषि क्षेत्र में निर्यात को बढ़ाना, एंड थर्ड ऑप्शन है अंतर्राष्ट्रीय बाजार का आंकलन करना, एंड फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो वीडियो को पॉज करके आप लोग आंसर को टिक कर सकते हैं। वैसे मैं बता दूँ यहाँ पर जो राइट आंसर होगा आप लोगों का उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश कृषि निर्यात नीति के बारे में अगर मैं बताऊँ तो ये 2019 में लागू हुआ था, और यह नीति जो है उत्तर प्रदेश कृषि निर्यात नीति 2019 राष्ट्रीय कृषि निर्यात नीति के लक्ष्यों को प्राप्त करने के उद्देश्य से बनाई गई थी। किसके लक्ष्यों को? तो राष्ट्रीय कृषि निर्यात नीति। ठीक है, यहाँ पर राइटिंग थोड़ी सही नहीं बन पा रही है तो इसके लिए मैं आप लोगों से माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि इसको मैं स्क्रीन पर ही अपने मोबाइल स्क्रीन पर ही इसको राइट कर रहा हूँ, तो इसलिए सही राइटिंग नहीं बन रही है। और वैसे आप लोग मैनेज कर लीजिएगा दोस्त। ठीक है, तो यहाँ पर राष्ट्रीय कृषि निर्यात नीति के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए ये जो नीति है ये बनाई गई थी, और इसका जो उद्देश्य था यहाँ पर ऑप्शन में दिया है किसानों की आय में वृद्धि करना था, कृषि क्षेत्र में निर्यात को बढ़ाना था, एंड अंतर्राष्ट्रीय बाजार का आकलन करना था, और इसके साथ ही साथ इसके प्रबंधन संबंधित बाधाओं को दूर करना था। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्त उपरोक्त सभी आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। एंड चलिए सेकेंड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम लोग। तो यहाँ पर दोस्त सेकेंड क्वेश्चन बहुत ही वंदा क्वेश्चन है, बहुत ही मस्त क्वेश्चन है। यहाँ पर दिया गया है बाराबंकी किस खेती के लिए प्रसिद्ध है। तो 4 ऑप्शन हैं आप लोगों की स्क्रीन पर। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन है अफीम, सेकंड है केसर, एंड थर्ड है आम, एंड फोर्थ है लीची। वैसे आप लोग आंसर को टिक कर सकते हो। तो मैं बता दूं यहाँ पर दोस्त आप लोगों का जो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का वो होगा ऑप्शन नंबर ए अफीम। अफीम की खेती सबसे ज़्यादा हमारे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ जनपद की एक ज़िला है बाराबंकी, जहाँ पर दोस्त अफीम की खेती सबसे ज़्यादा होती है। उसके बाद से अगर मैं बात करूँ यहाँ पर केसर की खेती सबसे ज़्यादा कहाँ पर होती है, तो हमारे भारत के जम्मू एंड कश्मीर में जो है केसर की खेती सबसे ज़्यादा होती है। उसके बाद से अगर मैं यूपी में बात करूँ, यूपी के बुंदेलखंड में केसर की खेती सबसे ज़्यादा होती है। ओके, अगर मैं बात करूं दोस्त आम की, तो आम सबसे ज़्यादा हमारे भारत के यूपी में सबसे ज़्यादा आम की खेती होती है। उसके बाद से अगर सेकंड नंबर पे मैं बात करूं आम की खेती सबसे ज़्यादा कहाँ पे होती है, तो वो होती है आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा आम की खेती होती है। फर्स्ट पे यूपी है एंड सेकंड पे आंध्र प्रदेश है। उसके बाद से अगर मैं बात करूं दोस्त लीची की, तो लीची की सबसे ज़्यादा खेती कहाँ पे होती है, तो बिहार में होती है। कहाँ पे? बिहार में
सबसे ज़्यादा लीची की खेती होती है। ओके, तो ये रहा आप लोगों का सेकंड क्वेश्चन। एंड अब चलते हैं हम लोग थर्ड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो यहाँ पर दोस्त थर्ड क्वेश्चन आप लोगों का ये रहा क्वेश्चन। तो यहाँ पर दिया है ब्रिटिश शासन में कृषि विभाग की स्थापना कब की गई। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 1873, 1874, 1875 एंड 1876। तो आप लोग वीडियो को पॉज करके आप लोग आंसर को टिक कर सकते हो। वैसे मैं बता दूं, यहाँ पर जो राइट आंसर होगा, ब्रिटिश शासन में कृषि विभाग की स्थापना जो हुई थी वो हुई थी दोस्तों आप लोगों का 1875 ईस्वी में। कब हुई थी? 1875 ईस्वी में यहाँ पर कृषि विभाग की स्थापना की गई थी ब्रिटिश शासन काल में। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव। क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जनजाति बिजनौर जिले में निवास करती है। तो 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। तो फर्स्ट है बैगा एंड सेकंड खरवार, थर्ड है बोक्शा और फोर्थ है थारू। तो आप लोग यहाँ पर आंसर को टिक कर सकते हो। वैसे मैं बता दूँ, जो ये अनुसूचित जनजाति है ये सबसे ज़्यादा अगर देखने को मिलती है तो ये मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजाति की सबसे ज़्यादा आबादी यहाँ पर देखने को मिलती है मध्य प्रदेश में। एंड अगर सेकंड नंबर पे मैं बात करूँ तो सेकंड नंबर पे आप लोगों का जो देखने को मिलता है अनुसूचित जनजाति की संख्या वो मिलती है महाराष्ट्र, उसके बाद से उड़ीसा में। ठीक है, उड़ीसा में। तो फर्स्ट नंबर पे आप लोगों का ये अनुसूचित जनजाति की संख्या की बात करूं तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा, एंड सेकंड पे महाराष्ट्र एंड थर्ड पे उड़ीसा है। ओके, तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कहा गया है? तो क्वेश्चन में कहा गया है अनुसूचित जनजाति जो है बिजनौर ज़िले में निवास करती है। कौन सी अनुसूचित जनजाति बिजनौर ज़िले में निवास करती है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा आप लोगों का इस क्वेश्चन का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बोक्शा। ओके, तो यहाँ पर फोर्थ का सी आप लोगों का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम लोग। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का ये यहाँ पर दिया गया है, निम्न में से कौन सा उत्तर प्रदेश का पारंपरिक उद्योग है। तो फर्स्ट यहाँ पर आप लोगों की स्क्रीन पर ऑप्शन दिया गया है चीनी उद्योग, सेकंड है सूती कपड़ा उद्योग, थर्ड है सीमेंट उद्योग एंड फोर्थ है यह सभी। तो आप लोग आंसर को टिक कर सकते हो। वैसे मैं बता दूं, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यह सभी। ठीक है, हमारे उत्तर प्रदेश का पारंपरिक उद्योग जो है वो है चीनी उद्योग, सूती कपड़ा उद्योग एंड सीमेंट उद्योग। इसके अलावा भी कई सारे उद्योग हैं, जैसे कि आप लोगों के रेशम वस्त्र उद्योग। ठीक है, उसके बाद से ये रेशम वस्त्र उद्योग हो गया। उसके बाद से इसके अलावा आप लोगों का जूट उद्योग ये भी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद से इसके अलावा कागज़ उद्योग ये भी आप लोगों का हो जाएगा। वैसे मैं बता दूं, ये चीनी उद्योग जो है हमारे भारत में सबसे ज़्यादा यूपी में ये चीनी उद्योग यहाँ पर पाई जाती है। उसके बाद से सूती कपड़ा उद्योग की अगर मैं बात करूँ, हमारे भारत के यूपी में यहाँ पर जो भारत का यूपी है ये तीसरे नंबर पे है सूती कपड़ा उद्योग के मामले में। यूपी में भी कौन सा शहर सबसे ज़्यादा यहाँ पर सूती कपड़ा उद्योग होता है? तो मैं बता दूँ कानपुर जो शहर है यहाँ पर सबसे ज़्यादा सूती कपड़ा उद्योग हमारे यूपी में यहाँ पर पाई जाती है। ठीक है, इसलिए कानपुर को हमारे उत्तर भारत का मैनचेस्टर भी बोलते हैं। तो यहाँ पर दोस्त आप लोगों का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यह सभी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का ये रहा, यहाँ पर दिया गया है ग्रामीण समाज से संबंधित निम्न कथनों में से सही को चिन्हित कीजिए। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो फर्स्ट है शिक्षा का स्तर विस्तृत होता है। वैसे मैं बता दूँ, ग्रामीण समाज में ना शिक्षा का स्तर विस्तृत नहीं होता। यहाँ पर संकीर्ण मतलब शिक्षा का जो लेवल होता है बहुत ही नीचे होती है, क्योंकि ये ग्रामीण समाज में ज़्यादा विकास नहीं हुआ रहता है। इस वजह से यहाँ पर शिक्षा का जो स्तर होता है बहुत ही नीचे होता है, इसलिए यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन तो गलत हो जाएगा। उसके बाद से सेकंड है एक सामाजिक कार्य वर्ग से दूसरे सामाजिक कार्य वर्ग में निरंतर बदलाव होता है। तो निरंतर तो बदलाव होता नहीं है, तो ये भी आप लोगों का गलत हो जाएगा। एंड थर्ड ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है एक स्थान से दूसरे स्थान का निरंतर स्थानांतरण होता है, ये भी आप लोगों का नहीं होगा। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा दोस्त आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एक सामाजिक समूह या वर्ग से निरंतर बदलाव नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होगा। उसके बाद से चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का ये रहा, यहाँ पर दिया गया है निम्नलिखित में से किससे नगरीकरण की प्रक्रिया जुड़ी हुई है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, ग्रामीण क्षेत्र से नगरीय क्षेत्रों की जनसंख्या का स्थानांतरण, एंड सेकंड ऑप्शन है नगरीय केंद्रों की संख्या में वृद्धि, एंड थर्ड ऑप्शन है नगरों में स्वाभाविक रूप से जनसंख्या वृद्धि, एंड फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त सभी।
तो यहाँ पर दोस्त आप लोग इस क्वेश्चन का जो आंसर है आप लोग टिक कर सकते हो। आप लोग समय लेके या वीडियो को पॉज करके आप लोग इस क्वेश्चन को टिक कर सकते हो सही आंसर, ठीक है। वैसे मैं बता दूँ दोस्त, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। यहाँ पर उपरोक्त सभी आप लोगों का बिल्कुल राइट हो जाएगा। मीन्स यहाँ पर जो नगरीकरण की प्रक्रिया जुड़ी हुई है वो किससे किससे जुड़ी हुई है, तो दोस्त यहाँ पर फर्स्ट है ग्रामीण क्षेत्र से नगरीय क्षेत्रों की जनसंख्या में स्थानांतरण होता है, सही बात है, तभी तो नगरीकरण होगी हमारे गाँव की। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन तो बिल्कुल राइट हो जाएगा। उसके बाद सेकंड है नगरीय केंद्रों की संख्या में वृद्धि होती है। तो अगर नगरीकरण मतलब हो रहा है तो वहाँ पर नगरीय केंद्रों की संख्या में वृद्धि होगी ही होगी, ये जाहिर सी बात है। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एंड थर्ड ऑप्शन है आप लोगों का, थर्ड ऑप्शन है यहाँ पर नगरों में स्वाभाविक रूप से जनसंख्या में वृद्धि होती है, तो ये भी आप लोगों का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर दोस्त आप लोगों का जो राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी, ये उपरोक्त सभी आप लोगों का बिल्कुल राइट आंसर होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का ये रहा, यहाँ दिया है असत्य कथन की पहचान कीजिए। तो असत्य कथन की यहाँ पर पहचान करना है। तो यहाँ पर फर्स्ट दिया गया है सर्वेक्षण का उद्देश्य समाज सुधार एवं कल्याण होता है, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन हो गया। सेकंड है सर्वेक्षण में उपकल्पना की आवश्यकता नहीं होती है। उसके बाद से थर्ड ऑप्शन है सर्वेक्षण व्यावसायिक एवं पेशेवर भी होते हैं। एंड फोर्थ ऑप्शन है सर्वेक्षण के माध्यम से सिद्धांतों का निर्माण किया जाता है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यही आप लोगों का असत्य है। सर्वेक्षण के माध्यम से सिद्धांतों का निर्माण किया जाता है, तो यहाँ पर सिद्धांत का निर्माण नहीं किया जाता है सर्वेक्षण के द्वारा। तो यहाँ पर दोस्त आप लोगों का फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड आप लोगों का सही हो जाएगा और ये फोर्थ वाला आप लोगों का गलत हो जाएगा, तो यही असत्य हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का ये रहा, यहाँ दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा अनुसूची का एक प्रकार है। तो यहाँ पर फर्स्ट है आप लोगों का ये जो आप लोगों का अनुसूची का प्रकार है नहीं है, ग्राम विकास शोध प्रणाली चैप्टर का एक क्वेश्चन है, ठीक है। अनुसूची के प्रकार, तो अनुसूची के प्रकार में बता दूं यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, अवलोकन सूची, प्रलेख सूची, मूल्यांकन सूची और फोर्थ ऑप्शन है यह सभी। तो वैसे आप लोग टिक कर सकते हो आंसर को। वैसे मैं बता दूं यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा यह सभी। मीन्स ये तीनों आप लोगों के यहाँ पर अनुसूची के प्रकार हैं, अवलोकन अनुसूची, प्रलेख और मूल्यांकन। वैसे तो 5 अनुसूचियाँ होती हैं, अनुसूचियों के प्रकार जो होते हैं वो 5 होते हैं, तो 3 यहाँ पर दिया गया है, 2 मैं बता दे रहा हूँ आप लोगों को। 2 जो एक्स्ट्रा आप लोगों का अनुसूची होते हैं वो होता है आप लोगों का, एक तो होता है साक्षात्कार अनुसूची। उसके बाद से एक होता है आप लोगों का संस्था सर्वेक्षण अनुसूची, ठीक है। तो 3 ये अवलोकन अनुसूची, प्रलेख अनुसूची, मूल्यांकन अनुसूची एंड यहाँ पर फोर्थ है साक्षात्कार अनुसूची एंड यहाँ पर फिफ्थ है संस्था सर्वेक्षण अनुसूची। तो 5 प्रकार के यहाँ पर अनुसूची होते हैं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का यह सभी, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का ये रहा, यहाँ पर दिया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती पर सांसद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत कब की। तो मैं बता दूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लोकनायक जयप्रकाश नारायण के जन्म दिवस पर, इनका जो जन्म दिवस है लोकनायक जयप्रकाश जी का जन्म जो हुआ था वो हुआ था, मैं बता दूं 11 अक्टूबर 2014 को इनका जन्म हुआ था। तो इसी दिन मतलब 2014 में ही 11 अक्टूबर 2014 इन्हीं की जयंती पर ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सांसद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत की। तो यहाँ पर दोस्त 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 2014, 2015, 16, 17। तो यहाँ पर दोस्त राइट आंसर हो जाएगा 2014, ठीक है। तो ये आप लोगों का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मैं बता दूं इस योजना का जो उद्देश्य था वो था गांव का समग्र विकास करना। मीन्स जो सारे गांव थे, ग्राम थे, उनका समग्र विकास करना ही इस योजना का उद्देश्य था, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2014। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का ये रहा, यहाँ पर दिया गया है उत्तर प्रदेश के अर्थ एवं संस्था विभाग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2018-19 में जारी प्रति व्यक्ति आय कितनी पाई गई है। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है 51,104 एंड सेकंड ऑप्शन है 66,512 एंड थर्ड ऑप्शन है 80,519 एंड डी ऑप्शन है 1.26 लाख। तो यहाँ पर आप लोग स्क्रीन को पॉज करके, वीडियो को पॉज करके आप लोग आंसर को टिक कर सकते हो। वैसे मैं बता दूँ यहाँ पर जो राइट आंसर इसका होगा वो हो जाएगा आप लोगों का यहाँ पर ये ऑप्शन नंबर बी 66,512 आप लोगों का बिल्कुल राइट आंसर होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप
लोगों का ये रहा, यहाँ पर दिया है पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ और कब लागू की गई। तो फर्स्ट है गुजरात में दिसंबर 1962 में, एंड बी ऑप्शन है राजस्थान में अक्टूबर 1959 में, एंड सी ऑप्शन है महाराष्ट्र में जनवरी 1964 में, एंड डी ऑप्शन है तमिलनाडु में मार्च 1970 में। ओके, तो आप लोग आंसर को टिक कर सकते हो। वैसे मैं बता दूं, पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम जो लागू हुई थी वो लागू हुई थी राजस्थान के नागौर जिले में अक्टूबर 1959 में। सर्वप्रथम पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ये चीज़ स्टार्ट किया गया था, पंचायती राज व्यवस्था। कहाँ पे? राजस्थान के नागौर जिले में अक्टूबर 1959, 2 अक्टूबर गांधी जयंती के ही दिन 2 अक्टूबर 1959 में ये पंचायती राज व्यवस्था लागू हो गई थी। ठीक है, कहाँ पे? राजस्थान के नागौर जिले में। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वैसे मैं बता दूं, हमारे संविधान में किस संविधान संशोधन में पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन किया गया है, तो मैं बता दूं 73वें संविधान संशोधन में। 73वें संविधान संशोधन, हमारे संविधान के 73वें संविधान संशोधन में पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित चीज़ें कही गई हैं। ओके, उसके बाद से अगर मैं बात करूं हमारे संविधान की कौन सी अनुसूची में इस मतलब पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित विषयों के बारे में वर्णन किया गया है, तो यहाँ पर मैं बता दूं 11वीं अनुसूची में, 11 हमारे संविधान के 11वीं अनुसूची में पंचायती राज व्यवस्था से जुड़े 29 विषय के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग, ये पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा। उसके बाद से एक पॉइंट और है आप लोगों का, हमारे संविधान के किस आर्टिकल में पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन किया गया है, तो मैं बता दूं आप लोगों का 243 आर्टिकल 243 में यहाँ पर पंचायती राज व्यवस्था के बारे में वर्णन किया गया है। तो यहाँ पर दोस्त ये पॉइंट आप लोग दिमाग में रखिएगा। ठीक है, और मैं बता दूं इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आप लोगों का है ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान के नागौर जिले में अक्टूबर 1959 में, 2 अक्टूबर 1959 में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा ये पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम लागू की गई। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का ये रहा, यहाँ दिया गया है पंचायती राज के कार्य क्षेत्र में नहीं आता है। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, क्योंकि कई बार एग्ज़ाम में क्या होता है, ये नहीं वर्ड ना हमारे माइंड से ये निकल जाता है, इसलिए हम लोग जो गलत को आंसर है उसको लगा के चले जाते हैं। तो यहाँ पर नहीं दिया है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या दिया है? ग्रामीण सड़कें, बी ऑप्शन है ग्राम उद्योग, एंड सी ऑप्शन है कृषि उत्पादन, एंड डी ऑप्शन है अग्निशमन। वैसे आप लोग टिक कर सकते हो। मैं बता दूं यहाँ पर जो राइट आंसर होगा, पंचायती राज के कार्य क्षेत्र में कौन नहीं आता, तो अग्निशमन नहीं आता। बाकी ये तीनों जो है आप लोगों के पंचायती राज कार्य क्षेत्र में आते हैं। ग्रामीण सड़क भी आता है, ग्राम उद्योग भी आता है, कृषि उत्पादन भी आता है। बाकी अग्निशमन जो है ये आप लोगों के पंचायती राज के कार्य क्षेत्र में नहीं आता है। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का ये यहाँ दिया है, शाहजहानी जरीब की कुल लंबाई कितनी होती है? तो फर्स्ट ऑप्शन 170 फीट, बी ऑप्शन 182 फीट, एंड सी ऑप्शन 165 फीट, एंड डी ऑप्शन 142 फीट। वैसे मैं बता दूं यहाँ पर ऑप्शन आंसर देने से पहले मैं बता दूं, ये जो शाहजहानी जरीब होती है ये भू क्षेत्र की लंबाई मापने की एक इकाई है। ठीक है, जो कि बहुत ही ज़्यादा आप लोगों के यूज़ होता है। ठीक है, तो मैं बता दूं जो भू क्षेत्र का मानचित्र होता है, ये जो मानचित्र होता है, इसके लिए आवश्यक भूमाप उपलब्ध करवाने हेतु जरीब एक अत्यंत आवश्यक उपकरण है ये। तो उसमें सबसे ज़्यादा अत्यंत आवश्यक जो है वो होता है शाहजहानी जरीब। तो इसकी जो टोटल कुल लंबाई होती है वो मैं बता दूं 165 फीट होता है। ठीक है, इसके साथ ही साथ इसमें 99 इंच लंबी कुल 200 कड़ियाँ लगी होती हैं। 99 इंच लंबी कुल 200 कड़ियाँ लगी होती हैं इसमें शाहजहानी जरीब में। इसके अलावा भी एक जरीब बहुत ही ज़्यादा फेमस है जिसका नाम है अंतरी जरीब। ओके, तो ये भी फेमस है और आप लोगों का शाहजहानी जरीब भी फेमस है। तो इसकी कुल लंबाई कितनी होती है? 165 फीट। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का दिया है, उत्तर प्रदेश में भू क्षेत्र मापन की सबसे छोटी इकाई कौन सी मानी जाती है? तो यहाँ पर दोस्त 4 ऑप्शन है, एकड़, बीघा, बिस्वा, विश्वांसी। तो मैं बता दूँ यहाँ पर मैं बता दूँ आप लोगों को क्रम से बताता हूँ। सबसे ज़्यादा जो आप लोगों की भू क्षेत्रफल मापन की सबसे छोटी इकाई यहाँ पर पूछा है ना, तो पहले सबसे बड़ी इकाई हम लोग जान लेते हैं। तो सबसे बड़ी इकाई जो होती है वो होती है हेक्टेयर। ठीक है, सबसे बड़ी इकाई। इससे छोटी होती है आप लोगों का एकड़। उसके बाद से इससे छोटी होती है आप लोगों का बीघा, और बीघे में भी कई प्रकार होते हैं, कच्चा बीघा, पक्का बीघा। ठीक है, उसके बाद से बीघे के बाद आप लोगों का होता है बिस्सा। उसके बाद से इससे बिस्से से भी छोटा जो होता है वो होता है आप लोगों का विश्वांसी।
विश्वांसी। और विश्वांसी से भी छोटा जो होता है आप लोगों का, वो होता है आप लोगों का जो विश्वांसी से भी छोटा होता है वो होता है उनवासी। क्या होता है? उनवासी। तो उनवासी तो ऑप्शन में दिया नहीं है, विश्वांसी दिया है, तो विश्वांसी सबसे छोटी इकाई हो जाएगी, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगर बड़ी इकाई पूछा होता तो हेक्टेयर आप लोगों का राइट था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है यहाँ पर, ग्रामीण विकास से आशय होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है सामाजिक विकास, बिल्कुल सही। एंड बी ऑप्शन है आर्थिक विकास, ये भी बिल्कुल सही है। राजनीतिक विकास, ये भी बिल्कुल सही है। एंड डी है सर्वांगीण विकास, मीन्स सर्वांगीण विकास होता है। ठीक है, सर्वांगीण मतलब एक का दुक्का नहीं होता है, इसमें सभी चीज़ों का, सभी पहलुओं का विकास होता है ग्रामीण विकास में। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का ये रहा स्क्रीन पर, यहाँ दिया है नेशनल हेल्थ प्रोफाइल 2019 रिपोर्ट के अनुसार भारत के ग्रामीण क्षेत्र में कितने सरकारी अस्पताल हैं। ठीक है, तो चार ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, 18,560, एंड बी ऑप्शन 21,403, एंड थर्ड ऑप्शन है 25,000, एंड डी ऑप्शन है 27,500। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा आप लोगों का इस क्वेश्चन का, वो हो जाएगा आप लोगों का यहाँ पर 21,403। मतलब कि हमारे यहाँ पर 2019, यहाँ पर नेशनल हेल्थ प्रोफाइल 2019 रिपोर्ट के अनुसार भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में, मतलब कि ग्रामीण क्षेत्रों में सब जो अस्पतालों की संख्या है, सरकारी अस्पतालों की संख्या, वो है 21,403। 21,403 हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में है। उसके बाद से अगर मैं बात करूँ शहरों में कितना है, तो शहरों में आप लोगों का है 4,375। 4,375 अस्पताल शहरों में है, और ग्रामीण क्षेत्रों में कितनी अस्पतालें हैं, तो 21,403 यहाँ पर आप लोगों का राइट हो जाएगा। अगर मैं बात करूँ अपनी यूपी, अपनी प्यारी यूपी में, तो यूपी में कितने अस्पताल हैं, तो मैं बता दूँ 4,442 अस्पताल हमारे यूपी में है। ओके, तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। तो मैं बता दूं ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी अस्पतालों की संख्या कितनी है, 21,403। तो ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का ये रहा, यहाँ दिया गया है, देश में कार्यबल की कुल संख्या का लगभग कितने प्रतिशत लोग असंगठित क्षेत्र में कार्य करते हैं। तो फर्स्ट है 80%, सेकेंड 85%, थर्ड है 93, एंड डी है 95%। तो आप लोग आंसर को टिक कर सकते हो। वैसे मैं बता दूं यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 93%। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का ये है, भारतीय समाज को माना जाता है। ओके, तो चार ऑप्शन है। फर्स्ट है जनजातीय समाज, बी ऑप्शन है कृषक समाज, एंड सी ऑप्शन है औद्योगिक समाज, और डी ऑप्शन है यह सभी। तो यहाँ पर आप लोग आंसर को टिक कर सकते हो। वैसे मैं बता दूँ यहाँ पर जो राइट आंसर होगा, तो यहाँ पर राइट आंसर आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कृषक समाज। हमारे भारतीय समाज को कृषक समाज भी माना जाता है। कृषक समाज क्यों माना जाता है, औद्योगिक समाज क्यों नहीं माना जाता है? इसलिए क्योंकि हमारा जो भारत का जो अर्थव्यवस्था है पूरी तरीके से कृषि पर निर्भर है। पूरी तरीके से कृषि, सबसे ज़्यादा कह सकते हो कृषि पर ही निर्भर है। ठीक है, तो इसलिए हमारे भारत समाज को कृषक समाज माना जाता है। इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का ये रहा, यहाँ दिया गया है, भारत के किस राज्य में अनुसूचित जनजातियों की संख्या सर्वाधिक होती है। तो मैंने आप लोगों को पहले भी ये क्वेश्चन बताया था, अनुसूचित जनजातियों की सबसे ज़्यादा संख्या कहाँ पे होती है, तो वो पाई जाती है मध्य प्रदेश में। तो ये फर्स्ट नंबर पे मध्य प्रदेश है। एंड अगर मैं सेकंड नंबर की बात करूँ, सेकंड नंबर पे कौन है, तो सेकंड नंबर पे आप लोगों का महाराष्ट्र आ जाता है। ठीक है, महाराष्ट्र यहाँ पर। उसके बाद से थर्ड ऑप्शन पे है उड़ीसा, थर्ड ऑप्शन पे उड़ीसा है। तो फर्स्ट पे एमपी मध्य प्रदेश है, एंड सेकंड पे महाराष्ट्र में, एंड थर्ड पे उड़ीसा है। तो सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजातियों की जो संख्या पाई जाती है वो पाई जाती है मध्य प्रदेश में। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का ये है, प्रत्येक गाँव की सारी जानकारी का मानचित्र किसके पास होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है सरपंच के पास, एंड बी ऑप्शन है पटवारी के पास, एंड सी ऑप्शन है गिरदावर के पास, एंड डी ऑप्शन है बीडीओ के पास। तो वैसे आप लोग वीडियो को पॉज करके आप लोग आंसर को टिक कर सकते हो। वैसे मैं बता दूं यहाँ पर जो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पटवारी के पास। यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर पटवारी की जगह पर आप लोगों का लेखपाल दिया होता, लेखपाल नाम दिया होता, तो ये भी आप लोगों का राइट आंसर होता। क्योंकि पटवारी बहुत शब्द जो है, पटवारी पद बहुत पहले यूज़ किया जाता था शेर शाह सूरी के समय में। शेर शाह
सूरी ने इस पद की शुरुआत की थी पटवारी की। तो ये अब जो है पटवारी नाम चेंज होकर लेखपाल हो गया है। ये चौधरी चरण सिंह के समय में ये जो है पटवारी नाम लेखपाल में चेंज हो गया था। ठीक है, तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखिएगा। उसके बाद से अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं मैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का ये रहा, यहाँ दिया गया है निम्नलिखित में से कौन भूमि सुधार है। निम्नलिखित में से कौन भूमि सुधार है, तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है मध्यस्थों का उन्मूलन, बी है काश्तकारी सुधार, सी है भू जोत की अधिकतम सीमा का निर्धारण करना, डी ऑप्शन है भूमिहीनों को कृषि योग्य भूमि का वितरण, एंड ई है चकबंदी। तो ये सारे ही आप लोगों के भूमि सुधार से संबंधित हैं। तो आप लोगों के यहाँ पर यह सभी जो है आप लोगों का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मीन्स चारों यहाँ पर ये पाँच है ना, पाँचों आप लोगों के बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर होंगे, भूमि सुधार के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का ये रहा, यहाँ दिया है निम्नलिखित में से कौन सा भूमि सुधार से संबंधित है। तो फर्स्ट है चिपको आंदोलन, एंड बी है भूदान आंदोलन, उसके बाद सी है यह दोनों, एंड डी है इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग आंसर को टिक कर सकते हो। वैसे मैं बता दूं यहाँ पर जो राइट आंसर होगा भूमि सुधार से संबंधित कौन है, तो वो है दोस्त आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी, भूदान आंदोलन। तो भूदान आंदोलन आप लोगों का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वैसे मैं बता दूं चिपको आंदोलन ये आप लोगों का पेड़ों की कटाई यहाँ पर सबसे ज़्यादा जब होती थी तो यहाँ पर चिपको आंदोलन चलाया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर चिपको आंदोलन पेड़ों से संबंधित, पेड़ों की कटाई से संबंधित है, एंड भूदान आंदोलन आप लोगों के भूमि सुधार से संबंधित हो। तो इसलिए आप लोगों का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का ये रहा, यहाँ पर दिया गया है हरित क्रांति के पश्चात भारतीय कृषि में क्या सुधार हुआ। तो चार ऑप्शन है, प्रति हेक्टेयर उत्पादकता वृद्धि, बी ऑप्शन है व्यवसाय कृषि को बढ़ावा देना, एंड सी ऑप्शन है खाद्यान्नों में आत्मनिर्भरता, एंड डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो आप लोग आंसर को टिक कर सकते हो। वैसे मैं बता दूं यहाँ पर जो राइट आंसर होगा हरित क्रांति के पश्चात भारतीय कृषि में क्या सुधार हुआ, तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा दोस्त वो हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। मीन्स यहाँ पर प्रति हेक्टेयर उत्पादकता वृद्धि भी हुई, उसके बाद से व्यवसाय कृषि को बढ़ावा भी मिला, खाद्यान्नों में आत्मनिर्भरता भी आई। तो ये मैं बता दूं जो हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी ये हुई थी आप लोगों की 1966 से लेके 1967 में, 1966 से 67 में यहाँ पर आप लोगों की इसकी शुरुआत हुई थी हरित क्रांति की। और हरित क्रांति के अगर जनक पूछते तो हमारे भारत में हरित क्रांति के जनक किसको माना जाता है, नॉर्मन बोरलॉग को हरित क्रांति की जनक माना जाता है हमारे भारत में। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का वो हो जाएगा उपरोक्त सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। जो लास्ट क्वेश्चन है हमारे इस प्रैक्टिस सेट का वो है दोस्त, देश में स्थापित कृषि उद्योग निगम के मुख्य कार्य क्या हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है कृषि उपकरणों की आपूर्ति करना, बी ऑप्शन है अनाज प्रसंस्करण, एंड सी ऑप्शन है भंडारण करना, एंड डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। ठीक है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का वो हो जाएगा आप लोगों का उपरोक्त सभी। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मीन्स हमारे देश में स्थापित कृषि उद्योग निगम के मुख्य कार्य जो हैं वो है कृषि उपकरण की आपूर्ति करना, अनाज प्रसंस्करण, उसके बाद सी है भंडारण करना। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्त आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो दोस्त यहाँ पर मैंने टोटल इस प्रैक्टिस सेट में 25 क्वेश्चन ग्रामीण विकास के हमने सॉल्व करवाएं। ठीक है, और उम्मीद करता हूँ आप लोगों के जो ग्रामीण विकास के ये सारे 25 क्वेश्चन थे आप लोगों को अच्छे लगे होंगे, और आप लोगों का जितना भी क्वेश्चन सही हुआ होगा उसको मैं आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों का इस प्रैक्टिस सेट में सबसे कितना क्वेश्चन सही हुआ है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये प्रैक्टिस सेट अच्छी लगी होगी। तो चलिए मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।